सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मारूख के बारे में ताज़ा रिपोर्ट क्या है? मैंने बात का रुख बदला। पुलिस अभी तक उसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दे रही, नदीम ने संजीदगी से कहा और फिर एक लम्हे को खामोशी के बाद बोला, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शाह को इस हादसे की इत्तला मिल चुकी है और कल सुबह तक शायद वो भी वापस आ जाए। करीम की हालत अब कैसी है? मैंने सुलेमान शाह के जिक्र को नज़रअंदाज करने की खातिर पूछा। खतरे से बाहर है, लेकिन शायद उसे अभी हफ्ता 10 दिन तक मजीद अस्पताल में रहना पड़ेगा। डॉक्टरों का यही मशवरा है। क्या मैं करीम से मिल सकता हूँ? बोशन और रुकी के ड्रामे को स्टेज हो लेने दो, उसके बाद करीम से भी मिल लेना। और मैं समझा नहीं, करीम से मेरी मुलाकात का बोशन और रुकी की ज़ात से भला क्या ताल्लुक? मैंने तअज्जुब से दरियाफ्त किया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फौरी तौर पर समझ में नहीं आती, लेकिन उनकी अहमियत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? हो सकता है कि करीम से तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी कालका रानी को भी वहां तक पहुंचा दे। ऐसी सूरत में करीम की जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। क्या मौजूदा हालत में कालका वहां तक रसाई हासिल नहीं कर सकती? मैंने नदीम को तअज्जुब से घूरा। क्या तुम मुझे तफसील से बताना पसंद करोगे कि मारूख से आखिरी मुलाकात के दौरान तुम दोनों में क्या गुफ्तगू हुई थी? नदीम ने बड़ी खूबसूरती से मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी ही थी जो तुम बाल बाल बच गए, वरना सुलेमान शाह खासी खतरनाक किस्म की चीज़ है। मैं समझा नहीं। मैंने बड़ी आसानी सी बात की है, नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा। सुलेमान शाह और मारूख के दरमियान जो मुआहदा है उसकी नोयत तुम भी जानते हो, लेकिन शायद सुलेमान शाह इन काबिल एतराज़ किस्म की तस्वीर को बर्दाश्त नहीं कर सका जो उस तक पहुंचाएगी। ऐसी सूरत में वो मारूख को भी, मारूख की बजाय मुझे भी निशाना बना सकता है। नहीं, वो ऐसा करने की हमाकत नहीं करेगा। नदीम ने एक माकूल जवाब पेश किया। तुम्हारी मौत मारूख के लिए किसी ताज़ियाने से कम नहीं होगी, और ऐसी सूरत में उसका शुबा सुलेमान शाह की तरफ जाएगा, जिसके नताइज सुलेमान शाह के हक में खतरनाक भी हो सकते हैं। तुम्हें शायद अभी पूरी तरह इस बात का अंदाजा नहीं कि मारूख ने सुलेमान शाह को किस तरह अपने शिकंजों में जकड़ रखा है। वो जब चाहे सुलेमान शाह की पगड़ी उछाल सकती है और उसकी मजबूत साख को भी मलिया मेट कर सकती है। इन हालात के पेश नज़र तो यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि खुद सुलेमान शाह ने मारूख को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की हो। शायद ऐसा ही हो, नदीम ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। लेकिन एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। मारूख को यह खतरा शुरू से ही है कि सुलेमान शाह अपना काम निकल जाने के बाद उसे ठिकाने लगा सकता है। इसी गरज से उसने अपने लिए कुछ खास किस्म के शिकारी कुत्ते भी पाल रखे थे जो सुलेमान शाह के पीछे साए की तरह लगे हुए हैं। और उसके अलावा मारूख कभी ऐसी बोतल की शराब नहीं पीती जो सील बंद ना हो सकता है मैंने हुस्ना की बात को दोहरानी चाहिए, लेकिन फिर फौरन ही अपना इरादा तब्दील कर दिया। हुस्ना ने मुझे ताकीद की थी कि उस सिलसिले में किसी और से डिस्कस ना किया जाए। क्या बात है? नदीम ने मेरे चेहरे के तासरात को भांपते हुए सवाल किया। तुम कुछ कहते कहते खामोश क्यों हो गए? मारूख की मौजूदा हालत ने मुझे बुरी तरह उलझा दिया है। मैंने बात बताने की खातिर कहा। अगर मान लिया जाए कि सुलेमान शाह ने महज मेरी खातिर मारूख को अपनी किसी साजिश का निशाना बनाने की कोशिश की है, तो फिर मारूख के बच जाने की सूरत में वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम उसकी फिक्र मत करो, नदीम ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। जब तक मारूख जिंदा है वो तुम्हारे खिलाफ कोई खतरनाक कदम उठाने की हमाकत कभी ना करेगा। मैं किसी रोड एक्सीडेंट का भी शिकार हो सकता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। कोई बस, कोच या फिर लोडिंग ट्रक भी मेरी गाड़ी के साथ टकरा कर मेरे वजूद के भी पुरखच्चे उड़ा सकता है। उसको महज एक इत्तफाकी हादसा समझा जाएगा।
मेरा मशवरा कि अब तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, नदीम ने जवाब दिया। इस वक्त तुम्हारे ज़हन को सुकून और आराम की ज़रूरत है। वैसे मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आ सकता, लेकिन कालका की गंदी कुव्वत नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। रहमानी कुव्वतें काली ताकतों के मुकाबले में ज़्यादा काबिल भरोसा होती हैं, यकीन शर्त है, नदीम ने बुजुर्गाना लहजे में कहा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए बोला, जब तक करीम रोब सेहत नहीं हो जाता मैं उसकी जगह तुम्हारे लिए किसी दूसरे काबिल एतमाद ड्राइवर का बंदोबस्त किए देता हूँ। मैं मौत से नहीं घबराता, लेकिन ज़हन पर ज़्यादा बोझ ना दो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा तुरुम्बाज खान और तोप किस्म की चीज़ वाक़या हुए हो, नदीम ने उठते हुए कहा और फिर उसने मुझे समझाकर घर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। घर पहुंचकर मैं खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटा तो इस वक्त भी बेशुमार सवालात मेरे जहन में उबर कर आपस में गुडमुड होने लगे और आरफा ने मेरी कैफियत को महसूस करके मेरी परेशानी का सबब जानने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे बड़ी खूबसूरती से टाल दिया और रात को खासी देर बाद मेरी आंख लगी, लेकिन इस वक्त तक नदीम कैसीनो से वापस नहीं लौटा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि गनूदगी के बाद नींद की हालत से 2-4 होते वक्त तक आरफा आहिस्ता आहिस्ता मेरा सब थर दबाती रही थी। सुबह नाश्ते की मेज़ पर नदीम खासा तरोताज़ा नजर आया, हालांकि रात को उसकी वापसी देर से हुई। आरफा और नसीम की मौजूदगी में मैंने उससे कुलीदना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि रुकी के सिलसिले में उसने जो प्लान मुरतब किया था उसमें यकीनन कामयाबी हुई होगी। अभी मैं सुबह नाश्ता कर ही रहा था कि सिराज का फ़ोन आ गया और इस वक्त सिराज का फ़ोन आने का मतलब यही था कि कोई बहुत ही ख़ास और अहम बात रूनुमा हुई होगी और मेरा अंदाज़ा गलत साबित नहीं हुआ। मिस्टर शहबाज, सिराज ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे अफसोस है कि मारूख साहबा के सिलसिले में मुझे आपका बयान लेने का फरीदा अंजाम देना पड़ा, लेकिन अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही। मैं समझा नहीं। मारूख साहबा को होश आ गया है और उनका बयान भी यही है कि उन्होंने आपके जाने के बाद मैं नोशी का शुगल शुरू किया था और शराब में जहर के अमीज़ के सिलसिले में उनका क्या बयान है। उन्होंने इस हसीयत को तस्लीम करने से कतई इनकार कर दिया। गोया पुलिस सर्जन की रिपोर्ट वो मैंने पुलिस सर्जन ही के कहने पर अब फाइल से निकाल दी है, सिराज ने दबी जुबान में कहा। दरअसल कोई ख़ास वजह है जो मारूख साहबा जहर वाली कहानी को छुपाना चाहती हैं। क्या सुलेमान शाह आ गए हैं? जी नहीं, अभी मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका, सिराज ने कहा और फिर बड़े जज्बाती अंदाज में बोला, इस वक्त मैंने आपको एक ख़ास खबर सुनाने की खातिर फ़ोन किया था। बोशन इस वक्त हमारी तहवील में है। इस बार उसे रंगे हाथों पकड़ा गया और कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो बोशन को कातिल साबित करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। जी नहीं, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, सिराज ने बड़े गंभीर संजीदगी से कहा। मिस मेलबा के सिलसिले में रुकी और बोशन की कुछ अनबन हो गई थी। रुकी अगर ज़बान खोल देता तो बोशन बुरी तरह फंस सकता था, चुनाचा उसने किसी बहाने से रुकी को मुलाकात करने पर आमादा कर लिया। उसके बाद बोशन ने उसे गोली मार दी और उसकी लाश को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम मुरतब कर रखा था कि हमें किसी ने फ़ोन पर इतला दी और हमने ऐन वक्त पर पहुंचकर उसे रुकी की लाश समेत अपनी तहवील में ले लिया और मेरा ख्याल है कि इस बार वो आसानी से रिहाई हासिल नहीं कर सकेगा। फ़ोन किसने किया था? सॉरी मिस्टर शहबाज, सिराज ने जल्दी से माजरत की। फ़िलहाल ऊपर से यही अहकाम मिले हैं कि हम बहुत राजदारी से काम लें। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं कि इस बार मैंने DIG साहब की मौजूदगी में बोशन के खिलाफ तमाम कार्रवाई की है और पुलिस पार्टी DIG साहब की सरबराही में ही बोशन के बंगले में दाखिल हुई। ये आपने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया। मैं फिर किसी वक्त आपको मुफसिल कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा। मारूख साहबा के सिलसिले में आपका बयान रिकॉर्ड करने के सिलसिले में एक बार फिर माजरत ख्वाह हूँ, सिराज ने बड़ी सादतमंदी से कहा और फिर सिलसिला मुंतके कर दिया। नाश्ते के बाद मैं नदीम को सिराज के फ़ोन के कॉल के बारे में तफसील बताई तो उसने संजीदगी से कहा, ये खबर मुझे गुज़श्ता रात ही मिल गई थी। सिराज ने अक्लमंदी का सबूत दिया जो DIG के साथ रेड किया और तुम्हारी कालका रानी ने अब अगर बोशन की मदद की तो मैं DIG की टांग भी घसीटी जाएगी। मारूख के बयान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
मुझे पहले ही उम्मीद थी कि वो कम अज कम तुम्हारे खिलाफ कोई बयान नहीं देगी। क्या तुम्हारी और मारूफ की बराह रास्त कोई मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी? नहीं, लेकिन तुम भी यही कोशिश करना कि फ़िलहाल उससे दूर ही रहो। सुलेमान शाह मेरी इतला के मुताबिक ज़मीनों से वापस आ गया है, और अगर मारूफ के खिलाफ उसने कोई साजिश मुरतब की थी तो फिर शायद वो अपनी मौजूदगी में तुम्हारा और मारूफ का मिलना पसंद ना करेगा। मैं तैयार होकर दफ्तर जाने के लिए बाहर आया तो मेरी गाड़ी पहले ही पोर्टिको में मौजूद थी। उसके करीब ही वो नौजवान दाढ़ी वाला भी मौजूद था जिसे मैं नदीम के कसीनो पर मुतअद्दिद बार देख चुका था, और मुझे बाहर आता देखकर उसने तेजी से पिछला दरवाज़ा खोला। शायद नदीम ने उसे करीम की जगह तैनात किया था, और मेरे जहन में उस वक्त भी दाढ़ी वाले के बारे में यही शुबा सर उभार रहा था कि मैं उससे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ, और मैंने एक बार उसे गौर से देखा, लेकिन वो बड़ी मुस्तअदी से अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ था। तो मैं नदीम ने ये ड्यूटी अंजाम देने को कहा है। मैंने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद उसे मुखातब किया। यस सर, उसने नहायत सआदतमंदी से जवाब दिया, और जब तक आपका ड्राइवर ड्यूटी पर वापस नहीं आता ये खिदमत मुझे ही अंजाम देनी है। क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? मैंने उसे कुरीदने की कोशिश की। यस सर, मुझे मालूम होता है कि आप और नदीम साहब एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। आप मुझे साजिद के नाम से पुकार सकते हैं। क्या मतलब? मैंने उसके जवाब पर गौर करते हुए कहा। क्या तुम्हारा असली नाम साजिद नहीं? बास ने यही नाम तजवीज़ किया है, उसने साफ गोई से जवाब दिया, जिसका मतलब यही है कि वो अपना असली नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहता, और मेरे लिए उसका जवाब मज़ीद उलझन का सबब था। लेकिन मैंने उससे बात पुरस ज़रूरी नहीं समझी और सुलेमान शाह के बारे में गौर करने लगा। हुस्ना ने मुझे यही बताया था कि सुलेमान शाह ने मलिहा के ज़रिए मिलकर मारूफ को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उसने इसकी ताकीद भी की थी कि मैं उसका जिक्र किसी और के सामने ना करूं, और अगर हुस्ना की इतला दुरुस्त थी तो फिर मुझे सुलेमान शाह से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत थी, और अगर वो मारूफ को रास्ते से हटाने की साजिश मुरतब कर सकता था तो फिर मेरे लिए भी अपने शिकारी कुत्तों को कोई ख़तरनाक हुक्म दे सकता था। बोशन इस वक्त पुलिस की तहवील में था। नदीम ने कहा था कि सराज ने DIG के सरबराही में कार्रवाई करके अक्लमंदी का सबूत दिया, लेकिन कालका की तागूती कुव्वत DIG के लिए भी खतरनाक हो सकती थी। उसने महज बोशन की वजह से मुझसे मुंह मोड़ा, और मुझे मालूम था कि कालका बोशन के खिलाफ किसी पुलिस केस को कामयाब नहीं होने देगी। इससे पहले भी बोशन को दूध की मक्खी की तरह कई मुकदमात से गुलू खलासी दिला चुकी थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहती तो कबल अज वक्त बोशन को आने वाले खतरों से आगाह कर सकती थी, मगर उसने ऐसा कोई इकदाम भी नहीं किया। आखिर क्यों? क्या वो अभी तक किसी खास मसलत की बिना पर खामोश थी, या फिर बोशन के सितारे ही गर्दिश में आ चुके थे? और बोशन के लिए तुम परेशान मत हो शहबाज खान। अचानक कालका की मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो मेरा मसला है और मैं ही जानती हूँ कि मुझे उसके लिए क्या करना है। अगर तुम बोशन की खातिर मुझसे नाराज़ थी तो फिर तुम्हें उसे पुलिस की तहवील में भी नहीं जाने देना चाहिए था। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो तलमलाकर बोली। तुम कालका की महान शक्ति के बहुत सारे चमत्कार देख चुके हो। पुलिस ने बोशन को गिरफ्तार ज़रूर कर लिया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि रुकी का खून किसने किया है। किसने किया? मैंने कालका को टटोलने की खातिर बड़ी मासूमियत से दराफत किया, और ना जाने क्यों मेरे ज़हन में अचानक ये ख्याल उभरा कि जिस कुव्वत ने मुझे बोशन के दफ्तर में बलियर के हाथों बचाया होगा, वो कालका से ज़्यादा बड़ी ताकत है, वरना कालका इतनी आसानी से मुझे वहाँ से फरार होने का मौका कभी ना देती। धीरज से काम लो, समय तुम्हें सब कुछ बता देगा, कालका ने मैनीखेज अंदाज में कहा। और मेरा ख्याल है कि तुम इस बात की तुम्हें खबर मिल चुकी होगी कि सुलेमान शाह ज़मीनों से वापस आ गया है। ये इस वक्त में सुलेमान शाह का ख्याल किस तरह आ गया? मैंने हैरत का इजहार किया। मैं चाहूँ तो सुलेमान शाह के ज़रिए भी तुम्हारी ज़िंदगी के दिए को गुल करा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करूँगी नहीं। मुझे मालूम है कालका रानी, मैंने उसे शीशे में उतारने की कोशिश की। तुमने जिसे अपने मन के अंदर पूतर मूर्ति बनाकर सजा रखा है, उसको, इस ख्याल को मन से निकाल दो। वो खुश्क लहजे में बोली। हमें धर्म के कारण और देवी देवताओं की आज्ञा के अनुसार अपनी मनोकामनाओं को भी कुचलना पड़ता है,
और फिर इंतजार किस बात का है? मैंने खुद को दिल बर्दाश्ता ज़ाहिर करने की कोशिश की। सिसका कर मारने की क्या ज़रूरत है? एक ही दफ़ा मेरा क्रियाक्रम क्यों नहीं कर देती? निराश मत हो, वो घड़ी भी बहुत जल्द आएगी, परंतु अभी तुम्हें कालका के इशारों पर अमल करना होगा, उसने सपाट आवाज़ में कहा। और मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने मित्र सराज से कहो कि वो भूषण के सिलसिले में ज़्यादा उछल कूदने की गलती ना करे, उसी में उसकी मुक्ति है। और मेरा ख्याल है कि DIG की वजह से सराज का अमल दखल इतना नहीं होगा कि शहबाज खान, कालका के लहजे में सफाकी आ गई। क्या तुम चाहते हो कि मैं सारा खेल पलट दूं और भूषण की जगह रुकी के कत्ल के इल्ज़ाम में तुम और तुम्हारे मित्र को फंसवा दूं? लेकिन मैंने दिल कड़ा करके जवाब दिया, क्या तुम अपनी कुव्वत से DIG को भूषण के सिलसिले में राम नहीं कर सकती? अच्छा, अब तुम कालका की बात से इनकार नहीं करोगे, क्यों? मेरी बात समझने की कोशिश करो, ज़्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करो। वो मेरा जुमला काट कर बोली। कालका से पंजा लड़ाने की कोशिश तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं चाहूँ तो इस समय भी किसी हादसे के जरिए तुम्हारे जीवन की लुटिया डुबो सकती हूँ, और मैं सराज को समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने जल्दी से हामी भर ली, इसलिए कि मैं कालका की तागूती कुव्वत के बहुत सारे घानावने पहले ही देख चुका था। मुझे विश्वास था कि भोलेनाथ तुम मेरी बात से इनकार नहीं करोगे। मारूख के सिलसिले में तुम क्या करोगी? मैंने थोड़े तवक्को से दरियाफ्त किया। क्या उसने खुद सुलेमान शाह से छुटकारा हासिल करने की खातर जहरीली शराब पी थी? नहीं, ऐसा नहीं था, कालका ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें बताया था कि जिस समय तुम मारूख के साथ गुल छड़े उड़ाने में मगन थे, मैंने उसके शरीर में दाखिल होकर अपने मन की अग्नि बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन आग का एक भड़कता हुआ शोला मेरे आड़े आ गया। आग का शोला? मैंने हैरत का इजहार किया। चिंता मत करो, वो तेजी से बोली। अभी वो असली रूप में मेरे सामने नहीं आया, लेकिन मैं देवताओं की सहायता हासिल करके बहुत जल्द उसका खोज लगा लूंगी। और सुलेमान शाह के सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कुछ सोच कर दरियाफ्त किया। क्या मारूख की खुदकुशी में उसका हाथ तो शामिल नहीं? समय आने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये क्या गोरख धंधा है। क्या तुम जानती हो कि वो आग का शोला क्यों मेरी मदद कर रहा है? उसकी असलियत क्या है? तुमने सराज के सिलसिले में बात करने का जो वचन दिया है, उसे भूल मत जाना। कालका ने मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, और फिर मैंने उसको कई बार दिल ही दिल में आवाज़ें दी, लेकिन दूसरी समझ से कोई जवाब नहीं मिला। दफ्तर पहुंचकर मैं अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो खिलाफ तवक्का सराज वहां पहले से मौजूद था। कोई ताज़ा खबर? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। फिलहाल मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने की खातर हाजिर हुआ हूँ, सराज ने पुरजोश अंदाज में कहा। DIG ने भूषण का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। गोया अब उसके साथ पुलिस का ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट शुरू होगा। मैं ज़ाब्ते के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। वैसे हमारे ऊपर भूषण के कुछ कर्ज बाकी हैं, उनमें से कुछ अदायगी कर दी जाए तो ये ज्यादती भी नहीं होगी। इस वारदात की इतला आपको किसने दी थी? मैं उसका नाम जाहिर नहीं कर सकता, सराज ने जवाब दिया, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वह भूषण के अपने हल्के ही का कोई आदमी है। एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। मैंने बड़ी मासूमियत का इजहार किया। क्या भूषण अपनी कोठी में रुकी को गोली मारने की हिमाकत कर सकता है? और मेरा मतलब है कि वो अपने आदमियों को ये हुक्म दे सकता था कि रुकू को किसी और जगह ले जाकर ख़त्म कर दिया जाए। कातल जब इश्ताल की इंतहा को पहुंच जाता है तो फिर मसलों को यकसर फरामोश कर देता है। सराज ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, हो सकता है कि रुकी ने कोई ऐसी ही अहम बात कह दी हो जो भूषण की बर्दाश्त की हद से तजावज़ कर गई। आपने बताया था कि वारदात की इतला देने वाले ने कुछ और अहम सबूत भी मुहैया किए हैं जो भूषण को मुजरम या कातिल साबित कर देने में मौसर साबित होंगे। कुछ ऐसी ही बात है, लेकिन फिलहाल मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहूँगा। माय डियर मिस्टर सराज, मैंने कालका से किए विवादे के पेश नज़र दबी ज़बान में कहा कि आप भूल रहे हैं कि इससे पहले भी कुछ नादीदा तागीती कुव्वतों ने ऐन वक़्त पर बसात पलट दी और आपको भूषण ही के सिलसिले में छुट्टी भी लेनी पड़ी। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, सराज ने कदर संजीदगी से कहा। हो सकता है कि पुरअसरार कुव्वतें इस बार भी हमारे रास्ते में रुकावट डाले, और इसी ख्याल के पेश नज़र मैंने DIG को फोर फ्रंट पर रखा है। जी, आपने दूर अंदेशी से काम लिया, मैंने कहा, और फिर पूछा, वैसे क्या भूषण ने रुकी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है? आप खुद भी महकमा पुलिस से वाबस्ता रह चुके हैं, सराज ने संजीदगी से कहा। ऐसा शादो नादर ही होता है
کہ کوئی اپنے جرم کا اعتراف کر لے، اور وہ بھی قتل کے سلسلے میں۔ جو لوگ پولیس کی سختی سے بچنے کی خاطر جیل کسٹڈی میں جانے کے لیے اعتراف کر لیتے ہیں، وہ بھی عدالت میں جا کر اپنے بیان سے منکر ہو جاتے ہیں۔ بھوشن تو ویسے بھی بہت گھاگ ہے، اور وہ ابھی تک نہ صرف یہ کہ روکی کے قتل سے انکار کر رہا ہے، بلکہ پولیس کے اعلیٰ افسران کو اپنے تعلقات کی وجہ سے دھمکی بھی دے رہا ہے۔ اور میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ DIG کو آگے رکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ سراج نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گھورا۔ بھوشن کی رسائی کہاں تک ہے آپ پہلے بھی اس کا اندازہ لگا چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی وہ بال بچ جانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہونے کو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پولیس کو تو بہرحال آخری وقت تک مجرم کو سزا دلانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور معروف کے بیان سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ میں نے گفتگو کا رخ بدلا۔ ابھی تک میڈم نے صرف آپ کو بچانے کی خاطر اپنا تحریری بیان دیا ہے، سراج نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر سنجیدگی سے بولا۔ زہر آلود شراب کے سلسلے میں اس نے یہی کہا کہ وہ اپنی قانونی مشیر سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی بیان دے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میرا اندازہ ہے کہ معروف صاحبہ کو یقین ہے کہ زہر آلود شراب کی سیل بند بوتل کو ان کے اسٹاک میں رکھنے میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی خاص وجہ سے اس کا نام زبان تک لانے سے گریز کر رہی ہے۔ سلیمان شاہ، میں نے اپنے شک کا اظہار کیا۔ فی الحال کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، سراج نے دبی زبان میں جواب دیا، اور ممکن ہے میڈم کسی کو جان بوجھ کر بچانا چاہتی ہو، یا پھر وہ بذات خود اس شخصیت سے نمٹنے کے بارے میں غور کر رہی ہو۔ خودکشی کا کیس تو بہرحال رجسٹر کر لیا گیا ہوگا۔ میں اب اجازت چاہوں گا، سراج نے میری بات کو ٹالتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اٹھتے ہوئے بولا۔ کیا میں یقین رکھوں کہ اس وقت ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا علم کسی اور کو نہیں ہوگا؟ آپ کو میری ذات پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے رخصتی مصافحہ کیا، اور پھر سراج کے جانے بعد کرسی پر بیٹھا تھا کہ حسنہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اور میں ایک بار پھر اس کی پر اسرار شخصیت میں الجھ کر رہ گیا۔ اب تک اس نے باتیں جو کی تھی وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئی، اور بھوشن کے سلسلے میں بھی اس کی پیش گوئی غلط نہیں تھی۔ معروف کے سلسلے میں بھی اس نے بڑے یقین کے ساتھ اس سیکرٹری ملیحہ کے بارے میں کہا تھا۔ اس نے سلیمان شاہ کے ملنے کے بعد ایک بھاری معاوضہ کی عوض اس کی سازش میں ہاتھ بٹایا تھا، اور ابھی تک اس سلسلے میں ملیحہ کا نام سامنے نہیں تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ ملیحہ کے بارے میں بھی اس کی شبہات درست ہی ثابت ہوں گی، لیکن وہ آخر تھی کون؟ میں نے میرے دفتر میں ملازمت کرنے کی آڑ کیوں لی تھی، اور کیا حقیقتاً کچھ لوگوں سے خوف زدہ تھی، یا اس نے محض ایک فرضی کہانی سنائی؟ لیڈی مکڈانس نے اس کی سفارش کیوں کی، اور وہ میرے اشارے پر بیٹھ گئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو بھوشن کی گرفتاری کی اطلاع مل چکی ہے؟ جی ہاں، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہی جس نے مجھے ملیحہ کے بارے میں بتایا۔ اس کا لہجہ اس بار بھی بینی خیز ہو گیا۔ سلیمان شاہ میری اطلاع کے مطابق اپنی زمینوں پر واپس آ چکا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اپنی سازش میں ناکام ہونے کے بعد سلیمان شاہ کو اس کی ذات کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا۔ میں آپ کو مقصد سمجھ رہی ہوں، اس نے خلاف کو گھورتے ہوئے کہا۔ اپنی سازش میں ناکامی کے بعد اصولی طور پر سلیمان شاہ کو ملیحہ کو یا خود ختم کر دینا چاہیے یا پھر اندر گراؤنڈ کر دینا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ آپ اس قدر وثوق سے کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ میں نے حسنہ کو پھر حیرت سے گھورا۔ کیا اس کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہے؟ بظاہر کوئی حرج بھی نہیں، اس لیے کہ ملیحہ کی شخصیت کو بے نقاب کرنا اصولی طور پر ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ پریشان مت ہو، وہ بڑے اطمینان سے بولی، اور اس کو اس کے لیے کیے کی بڑی عبرتناک سزا ملے گی۔ میں آپ کی پر اسرار شخصیت کے بارے میں کیا رائے قائم کروں؟ میں نے قدرے جھلا کر سوال کیا۔ یہ بات آپ پہلے بھی شاید ایک دو موقع پر کہہ چکے ہیں، وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کو میرا وجود اس دفتر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے تو آج ہی اس ملازمت سے، میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دینے کی خاطر حاضر ہوئی ہوں۔ اس نے میری بات کو کاٹتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا۔ آپ اگر کسی پر اسرار شخصیت سے خائف ہیں تو اس خوف کو دل سے نکال دیں۔ فی الحال وہ آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں کس سے خائف ہوں؟ آگ کے شعلے کی لپک جب تک آپ کی پشت پناہی کرتی رہے گی، کوئی دوسری قوت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
हुस्ना के जवाब पर मैं उछल पड़ा और उसने भी कालका की तरह किसी आग के शोले का हवाला किया था, लेकिन वो आग का शोला क्या था, कौन था, उसका इल्म कालका के अलावा हुस्ना को भी था। लेकिन अभी तक मैं तारीकी में भटक रहा था और मेरे ज़हन में मुख्तलिफ सवाल आपस में गुडमिड हो रहे थे और मैंने हुस्ना से खुलकर बात करने की ठान ली। लेकिन इससे बेशतर मैं कोई बात कहता, उसने मुझे मजीद हैरत अदा करने की खातर मैनी खेत अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आपको दानिश तो याद होगा, आपका वही वफादार मुलाजम जो खान जाबर के हाथों मरते मरते बचा था। क्या आपको इस बारे में जानती हैं? मैंने थोक निगलते हुए कहा। आप अगर चाहें तो साजिद और दानिश को एक ही शख्सियत के दो मुख्तलिफ रूप समझ सकते हैं, लेकिन इसका हार अभी खुल कर ना कीजिएगा, वरना दानिश या साजिद की ज़िंदगी को खतरा भी लाक हो सकता है। वो उठते हुए बोली, और मैं 2 रोज़ तक दफ्तर ना आ सकूंगी। और फिर इससे पहले कि मैं उसके बारे में मज़ीद कुछ जानने की कोशिश करता, वो एड़ियों के बल घूमी और छोटे छोटे कदम उठाती आफत से बाहर चली गई। और मैंने उसे रोकना चाहा था, लेकिन मेरी आवाज़ सलब होकर रह गई। और कुछ देर बाद मैंने वारसी को तलब किया और कुछ देर तक कारोबारी अमूर के बारे में गुफ्तगू करने के बाद मैंने दबी दबी ज़ुबान में पूछा, हुस्ना के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ समझ में नहीं आता कि उसे किस खाने में फिट किया जाए। क्या मतलब? मैं चौंका। आजकल उसके दफ्तर आने बाने का कोई वक़्त नहीं, कब आती है और कब चली जाती है ये मालूम करना मुश्किल है, लेकिन उसका सारा काम अप टू डेट होता है। कि आज वो दफ्तर आई है? जी नहीं, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा, वारसी ने संजीदगी से कहा। अभी कुछ देर पहले मैं खुद भी उसकी तरफ गया था, लेकिन वो मुझसे छुट्टी लेकर गई है 2 रोज़ की, मैंने कहा। और चंद लम्हे पहले वो मेरे पास ही बैठी थी और मेरा ख्याल है कि उसे कोई ज़रूरी काम दरपेश है। आपके पास वो कब आई? वारसी ने ताज्जुब से पूछा। कोई 10 मिनट पहले। वापसी आपके आने से 1 मिनट पहले ही हुई। हैरत है, वारसी ने पहलू बदलते हुए कहा, कि आपने अपने गार्ड को हुस्ना के सिलसिले में कोई ख़ास हदायत दी है? नहीं, क्यों? मैं अभी हुस्ना के कमरे से दाखिल होता हुआ आया हूँ और वो अपने ऑफिस में नहीं थी। आपके दफ्तर में दाखिल होने से पहले मैंने गार्ड से भी दरियाफ्त किया, लेकिन उसका बयान है कि उसने भी हुस्ना को नहीं देखा। हो सकता है कि यह महज इत्तेफाक हो, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, और फिर दूसरी ज़रूरी बातें करने लगा। लेकिन मेरा जहन बदस्तूर हुस्ना में उलझा हुआ था और कि वारसी के बयान ने उसकी शख्सियत को और पुरअसरार बना दिया। मुझे इस वक्त कोमल वर्मा याद आ रही थी, जो पांडे के लिए मरने के बाद भी काम करती रही थी। लेकिन हुस्ना, मैंने अपने ज़हन पर जोर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार धुएं के बादल मेरे रास्ते में हायल हो जाते और वासी के जाने के बाद मैं अपने काम में मशगूल हो गया। हालात के नशीबो फराज ने दफ्तरी मामला से मुझे खासा दूर रखा था और बहुत सारी ज़रूरी फ़ाइलें मेरी खसूसी तवज्जो की मुंतज़िर थी और मैं उन्हें एक एक करके निपटाता रहा। और दोपहर को खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करना चाहता था कि नदीम का फ़ोन आ गया। सराज आया था तुम्हारी तरफ? हाँ। कोई ख़ास बात मालूम हुई? नहीं, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। इस बार वो कुछ ज़्यादा ही मोहतात नज़र आ रहा है और तुम्हारी इतला के लिए एक अहम इतला है। मुझे पता चला है कि कुछ देर बेशतर सुलेमान शाह ने मारूख से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे इजाज़त नहीं दी। लेकिन मेरा ख्याल उसके बरअक्स है। वो क्या? हो सकता है खुद मारूख ने डॉक्टरों को हदायत कर दी हो कि वो अभी किसी से नहीं मिलना चाहती। क्या पुलिस को अस्पताल से हटा लिया है? नहीं, पुलिस के मसला अफराद अब भी पूरी मस्तदीके से ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब मारूख से मिलने की इजाज़त का दारोमदार सिर्फ डॉक्टरों की सवाबदीद पर है। क्या मारूख अभी तक किसी से नहीं मिली? बराह रास्त नहीं मिली, लेकिन हमारे मुखबरों की इतला है कि आज सुबह से वो 2 बार फ़ोन कर चुकी है। और सुलेमान शाह से ना मिलने की क्या वजह हो सकती है? मैंने बेचैनी का इज़हार किया। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि मारूख को भी यही अंदेशा होगा कि उसे जहरीली शराब दिलवाने में सुलेमान शाह का हाथ भी शामिल हो सकता है। वैसे सुलेमान शाह ने मारूख से मुलाकात ना होने पर किसी गुस्से या जल्लाहट का इज़हार नहीं किया। वो खामोशी से डॉक्टरों से मारूख की खैरियत दरियाफ्त करके वापस चला गया। इस इत्तला में मेरे लिए भला क्या अहम बात है? अगर सुलेमान शाह ने मारूख के खिलाफ साजिश की है तो फिर मारूख के बाद उसके जहन में तुम्हारा ही ख्याल होगा, नदीम ने संजीदगी से जवाब दिया। और तुम सुलेमान शाह के बारे में अभी पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। सियासी हलकों में उसे पूजा जाता है, लेकिन उसके अलावा उसकी एक हसीयत और भी है।
اس کے بے شمار مرید بھی ہیں جو اس کے ایک اشارے پر جان دینے کو آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی طرح سے تمہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اپنے گارڈ کو ہدایت کر دو کہ کسی اجنبی کو اس حصے میں بھی داخلے کی اجازت نہ دیں جہاں تمہارا آفس واقع ہے، اور میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ سلیمان شاہ نے میری ہی وجہ سے ماروخ کو مروانے کی کوشش کی ہو، لیکن ماروخ کے منہ سے انکار کے بعد اگر اس نے فوری طور پر میری سمت کا رخ کیا تو ماروخ کے شک کو اور بھی تقویت حاصل ہوگی۔ بہرحال تمہارا محتاط رہنا ضروری ہے، لیکن پریشان مت ہونا۔ میں نے خاص طور پر باسٹر کی اور اس کی ٹیم کو تمہاری حفاظت پر مامور کر دیا ہے۔ کریم کی جگہ دوسرا ڈرائیور بھی اپنے فرائض کو پوری تندہی سے انجام دے رہا ہے، اور تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کا مکمل تعارف نہیں کرا سکتے۔ آئی سی، ندیم نے تھوڑے توقف سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو گیا ہو، لیکن اس کے سلسلے میں تمہیں اپنی زبان بند ہی رکھنی ہوگی۔ کیا وہ بہت خاص آدمی ہے؟ میں نے زہر کھاتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں کچھ دیر بعد تمہیں دوبارہ فون کروں گا، ندیم نے کہا، اور پھر دوسری جانب سے سلسلہ منتقل کر دیا گیا، اور میں نے گارڈز کو بلا کر سختی سے تاکید کر دی کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو بھی میرے آفس کے سامنے سے آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور پھر اچانک فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ کیا میں مسٹر شہباز سے بات کر سکتی ہوں؟ دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کوئی خاص کام؟ کام کی نوعیت بھی میں مسٹر شہباز کو ہی بتا سکتی ہوں۔ آپ کا نام؟ میں ملیحہ بول رہی ہوں۔ ملیحہ؟ میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ اگر وہ واقعی ملیحہ ہی بول رہی تھی تو اس کا مجھے فون کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ میں نے سوچا، اسے میرے بارے میں کس طرح علم ہوا؟ کیا سلیمان شاہ اور ماروخ کے بعد اب مجھے بھی ملیحہ کے ذریعے کسی سازش کا شکار کرنا چاہتا تھا، اور ماروخ کو درمیان سے ہٹانے کے لیے ممکن ہے سلیمان شاہ نے میرا ذکر بھی کیا ہو، اور اب وہ اسی حسین تلوار سے میری شہ رگ تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہتا ہو۔ مسٹر شہباز، ملیحہ نے میرے جواب دینے سے بیشتر ہی سنجیدگی سے کہا، تم مجھ سے بہت دور رہو۔ میں تم سے پہلی بار ہم کلام ہو رہی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ہی شہباز ہوگے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے محترمہ، میں نے تیزی سے جواب دیا۔ مسٹر شہباز اس وقت واش روم میں ہے اور آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ میرے پاس وقت کم ہے مسٹر شہباز، مجھے تم سے ایک بہت ہی اہم بات کرنی ہے، لیکن مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو مائی ڈیئر، اس نے تیزی سے کہا۔ میں تم سے دور ہونے کے باوجود تمہاری ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہی ہوں۔ کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی کچھ دیر بیشتر تم نے اپنے دوست مسٹر ندیم سے کیا باتیں کی تھیں؟ دو آدمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ایکسٹینڈ سے بھی سنی جا سکتی ہے۔ میں نے ایک ممکنہ شک کا اظہار کیا۔ اوہ، تو گویا اب مجھے تمہیں اپنی شخصیت کے بارے میں یقین دلانے کی خاطر وہ باتیں بھی دہرانی ہوں گی جو تمہارے اور حسنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد تم نے وارسی کو بلا کر کیا گفتگو کی تھی؟ اور میں حیرت سے اچھل پڑا۔ دوسری طرف سے بولنے والی ملیحہ نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً کالکا یا پھر حسنہ کی پر اسرار شخصیت ہو سکتی تھی، ورنہ میرے بند کمرے میں ہونے والی گفتگو کسی کو بھلا کس طرح معلوم ہو سکتی؟ تم بھول رہے ہو میرے دوست، اس بار ایک نوجوان کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ تمہاری کالکا دیوی نے کیا تم سے کسی آگ کے شعلے کا ذکر نہیں کیا تھا؟ کون ہو تم؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ایک ہی لائن پر پہلے ملیحہ اور پھر کسی نوجوان کی آواز نے مجھے حیرت زدہ سا کر دیا، اور پھر آگ کے بڑکتے شعلے کا حوالہ۔ یہ سب طلسمی باتیں تھیں جو میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ میری بات کا یقین کرو، اس وقت ملیحہ ہی تم سے ہم کلام ہے، لیکن تم سلیمان شاہ کے اشارے پر میں نے ہی ماروخ کے اسٹاک میں زہر آلود شراب کی سیل بند بوتل رکھی۔ نسوانی آواز دوبارہ ابھری۔ زہر اتنا خطرناک تھا کہ وہ اس کے 2 قطرے بھی کسی ہاتھی کو زمین بوس کر سکتے تھے، لیکن ماروخ نہ جانے کیسے بچ گئی، اور اب سلیمان شاہ میری نیت پر شبہ کر رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اصلیت کیا ہے؟ میں نے حقارت کا اظہار کیا۔ میں نے سلیمان شاہ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ اگر سلیمان شاہ کو تمہاری نیت پر شبہ ہو گیا ہے تو پھر تم اب تک زندہ کس طرح ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اس حسین تتلی کو اپنے دوست کے زمین دوز کمرے تک پہنچا دو، ورنہ سلیمان شاہ کی خباثت اسے بھی چٹ کر جائے گی۔ اس بار نوجوان کی آواز ابھری اور پھر فوراً ہی نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی۔
मैंने फिलहाल ऐसी जगह पनाह ले रखी है जहां तक सुलेमान शाह का जहन भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसके भूखे शिकारी कुत्ते चारों तरफ मेरी खुशबू सूंघते फिर रहे हैं। मुझसे क्या चाहती हो? और मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी पनाह में ज्यादा महफूज रहूंगी। सुलेमान शाह के मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो तुम्हारे खून का प्यासा हो रहा है और मुझे वो तुम्हारे सिलसिले में भी बतौर चारा इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर तुमने इनकार क्यों कर दिया? मैंने जहर खान से कहा। मेरे खिलाफ भी तुम उससे मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकती थी। अब वक्त ज़ाया मत करो। नौजवान की ठोस आवाज़ उभरी। अपने दोस्त से कहो कि मैं मलीहा को उसकी आफत तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद उसकी हिफाजत करना तुम्हारे दोस्त का फर्ज होगा। मलीहा की एक मखसूस निशानी नोट कर लो। उसके गुदाद होंठों के बाएं जरब थोड़ी सी जरा ऊपर एक स्याह रंग का तिल है जो उसके हुस्न में 4 चांद ही लगता है। खासे रोमांटिक मालूम होते हो। तुम्हें भी बना दूंगा, फिक्र मत करो, उसने मैनीखेज लहजे में जवाब दिया और फिर गुफ्तगू का सिलसिला मुंतके कर दिया। मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद नदीम को फ़ोन किया, लेकिन मलीहा के सिलसिले में उसके इस्तग़फ़ार पर मैंने लेडी मकरानस का नाम लिया था और कोई नादीदा कुव्वत मुझे इस वक्त भी नौजवान के जिक्र से रोक रही थी। मलीहा को मेरे पास भेजने की कोई ख़ास वजह? नदीम ने पूछा। और मेरा ख्याल है कि उसी ने सुलेमान शाह के कहने पर मारूफ को रास्ते से हटाने की साजिश की थी। ये तुम्हारा ज़ाती ख्याल है? लेडी मकरानस ने ऐसा किया नदीम ने मुझे मैनेखेज अंदाज में कुरीदा। लेडी मकरानस ने यही बताया है, मैंने जल्दी से कहा। वही अपने किसी बंदे के जरिए उसे तुम्हारे पास पहुंचाएगी। क्या तुम जो कुछ कह रहे हो वो दुरुस्त है, या मुझे अंधेरे में रखने की खातिर लेडी मकरानस की आड़ ले रहे हो? बाकी बातें मिलने के बाद ही तफसील से बताऊंगा। मलीहा के साथ मेरा बर्ताव क्या होगा? नदीम ने मैनीखेज लहजे में कहा। मैं उसे कई बार मारूफ के घर देख चुका हूँ। अच्छी खासी सेहतमंद और जानदार लड़की है। तुम उसे ऐसी चिकनी काई भी कह सकते हो कि कोशिश के बावजूद भी उस पर पांव रपट जाने का खतरा लाहक होता है। इसका मशवरा तुम नसीम से कर लेना। और वो कितनी देर तक यहाँ पहुँच जाएगी? नदीम ने इस बार संजीदगी से दरियाफ्त किया। मेरा ख्याल है कि आधे घंटे के अंदर अंदर। और फिलहाल तुम सिर्फ इतना ख्याल रखना कि वो तुम्हारी कैद से फरार ना हो जाए। हमारी कैद से इंसान नहीं, सिर्फ उसकी रूह ही फरार हासिल कर सकती है। नदीम ने फ़ोन पर गुफ्तगू करने के बाद मैंने उस नौजवान के बारे में गौर करना शुरू कर दिया। कालका के आग के शोले वाली बात का जिक्र उस नौजवान ने सुनने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही उलझ गया और मुझे इस बात का भी शुबा लाहक था कि मलीहा के जिस्म पर उसका मुकम्मल कब्जा था। इसलिए वो कभी अपनी और कभी मलीहा की ज़ुबान में बात करने लगता। और कालका की गुफ्तगू से मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि संदली अंगूठी के बाद आग का भड़कता हुआ एक शोला मेरे और उसके दरमियान आ जाता है। और फ़ोन पर मलीहा के सिलसिले में गुफ्तगू करने वाले नौजवान ने भी आग के शोलों ही का हवाला दिया। तो क्या वो नौजवान ही आग का शोला था? और मेरा जहन उलझ रहा था। मेरे जहन में उस नेक दिल जिन का ख्याल उभरा जिससे कंबल पोश बुजुर्ग ने मेरी निगरानी पर मामूर कर रखा था, और मैंने कुछ सोचकर उसे याद किया। अब तुमने मुझे किस लिए याद किया है? मेरे जहन में उसकी आवाज़ गूंजी तो एक लम्हे को मेरे अंदर खून की एक लहर दौड़ गई। मेरे मोहतरम, क्या आपके इल्म में है कि मियाँ साहब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है? हाँ, मेरे पीरो मुर्शिद तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी खफगी की वजह क्या है? मैंने बेचैनी से पूछा। अपने अंदर झांक कर देख रहे मेरे अजीज, क्या तुम्हें वहाँ गुप अंधेरा नजर नहीं आते? मैं समझा नहीं। मियाँ साहब ने कई बार इशारों के नावे में तुम्हारे लिए एक मखसूस रास्ते का तय्युम करने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस तुम उनके इशारों का मफहूम ना जान सके। मेरे मोहतरम, क्या आप मेरी कोताहियों की निशानदही कर सकते हैं? मैं बड़ी लिहाजत से बोला। मैं अपनी सलाह करने की कोशिश करूँगा। ये काम पीर मुर्शिद ही ने अपने ज़िम्मे ले रखा था और मैं उनके मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन सीधा रास्ता तो दिखा सकते हो। मैंने आर्जी का इज़हार किया। संदली अंगूठी की वापसी पीरो मुर्शिद की खफगी की दलील है, इसलिए मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। इस करामाती अंगूठी के छिन जाने के बाद से मैं खुद को बड़ा बेदस्तो पा महसूस कर रहा हूँ। तागूती कुव्वतें मेरी इबरतनाक मौत का प्लान बना रही हैं और मैं तन्हा कब तक उनके पुरइसरार कुव्वतों का मुकाबला कर सकता हूँ? तुम फिर गुमराही की बात कर रहे हो मेरे अजीज। खुदा की कुव्वत के आगे तमाम आलम की कुव्वतें मिलकर भी हीच हैं और हालात मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है। मैं देख रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं पीरो मुर्शिद की खफगी के सबब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
तो क्या आप भी अब मेरा साथ छोड़ देंगे? उसकी रस्सी को पकड़ने की कोशिश करो। असल निजात दहंदा वही है। काली और गंदी कुव्वतें मेरे इतराफ मकरूज साजिशों का जाल बुन रही हैं। क्या मोहतरम बुजुर्ग मुझे संदली अंगूठी वापस नहीं कर सकते? ये उनकी मर्जी पर मुनहसर है। और क्या आप भी? मुझे अफसोस है मेरे अजीज कि मैं पीरो मुर्शिद के हुक्म और इशारों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। और वो आग का भड़कता हुआ शोला क्या है जो मेरी मदद कर रहा है? मैं जा रहा हूँ। इस बार तलमला का जवाब मिला। काश मैं उसे उसके इरादों से रोक सकता। उसके इरादे आपसे आपकी क्या मुराद है? मैंने तेजी से दराफत किया। उसका जवाब तुम्हें आने वाला वक्त देगा, लेकिन तुम अगर चाहो तो अब भी समझ सकते हो। मैं उसके सिवा कोई और इशारा नहीं दे सकता। क्या हाथ थाम कर सराते मुस्तकीम पर भी नहीं लगा सकते? तुम कुफर का कलमा अदा कर रहे हो। संभलो मेरे अजीज, संभलो। ज़माना तुम्हारे लिए क़यामत की चाल चल रहा है। अगर तुम्हारे कदम डगमगा गए तो फिर तुम्हारी कफियत भी उस बदनजीब जैसी होगी जो दलदल से निकलने की खातर जितना हाथ पांव चलाता है उतना ही और उसकी गंदगी और गिलासों में लथड़ जाता है। कोशिश करो कि लेकिन फिर उसका जुमला मुकम्मल नहीं हो सुन सका और मेरे रगोवपे में दौड़ने वाली खून की गर्दिश इस कदर तेज हो गई कि मैं जहनी तौर पर तपने लगा और मेरी निगाहों के सामने चिंगारियां सी चटकने लगी। लोगों के गर्म और तेज झोंके मेरे वजूद को झुलसाने लगे और फिर उसी नौजवान की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। तुमको सुकून की ज़रूरत है मेरे दोस्त, ऐसी लज्जत अमीज़ और ख्वाब अगी सुकून की ज़रूरत जो तुम्हें दुनिया माफिया से बेखबर कर दे। तुम भूल जाओ कि दुश्मन की कुव्वतें तुम्हारे खिलाफ कोई जाल बुन सकती हैं। और क्या मुझे ऐसा सुकून भी मैसर आ सकता है? मैंने ख्वाबीदा अंदाज में सवाल किया। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे इशारों पर चलना होगा। तुम्हारे इशारे पर। लेकिन तुम कौन हो? तुम चाहो तो मुझे अपना हमजाद भी समझ सकते हो, वो बेतकल्फी से बोला। क्या तुम मुझे कालका की मनहूस कुव्वत से निजात दिला सकते हो? उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। अब कालका तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगी। हाँ, अगर तुम चाहो तो अब बिला किसी खौफ व खतर कालका के हसीन वजूद से अपना दिल बहला सकते हो। उसने मैंने खेल लहजे में कहा। तुमने शायद अभी तक मलिहा को भी नहीं देखा। सिर्फ एक बार उसे नज़र भर कर देख लो, तुम्हारे जहन की सारी तपश सर्द हो जाएगी। लेकिन तुम मलिहा को नदीम के पास छोड़ आए हो? मैंने हर से पूछा। हाँ, मगर तुम परेशान मत हो, वो ठोस आवाज़ में बोली। तुम्हारा दोस्त या उसकी मातहत भी मलिहा की खूबसूरत जिस्म को हाथ नहीं लगा सकेंगे। तुम्हें मलिहा को मंजर आम से हटाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने सपाट लहजे में सवाल किया। क्या तुम वैसे उसे सुलेमान शाह के आताब से नहीं बचा सकते थे? बचा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुलेमान शाह खुद अपने हाथों से अपनी बोटियाँ नोचने पर मजबूर हो जाए। और मारूख के सिलसिले में जो घटिया चाल चली थी उसकी सजा तो उसे बहरहाल मिलनी चाहिए। मलिहा की गुमशुदगी के बाद सुलेमान शाह के उजड़ती कातिल मेरा जीना दूभर कर देंगे। मैंने एक मुमकिन खतरे का आधार किया। मारूख तुम्हें कैसी लगती है? नौजवान की सरसराती हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं समझा नहीं। अगर सुलेमान शाह की गद्दी पर मारूख को बिठाकर तुम्हें स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया जाए और सुलेमान शाह को कोड़ियों के अस्पताल में दाखिल करने की नौबत आ जाए तो क्या तुम उसे पसंद करोगे? मुझे मारूख या सुलेमान शाह की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी पैदा करो मेरे दोस्त। मारूख की ख्वाबगाह तुम्हारे लिए सकून का एक मौसर ज़रिया साबित हो सकती है। नहीं, मैं दीदा दानिस्ता गुनाह के रास्तों पर नहीं चल सकता। मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी की हक तलफी नहीं कर सकता। तुम्हारी बीवी? नौजवान ने सपाट लहजे में कहा। इंसान हमेशा एक दूसरे का साथ देने से कासर है। कल क्या होने वाला है कौन कह सकता है? मैं तुम्हारा मकसद नहीं समझा। कुछ कुव्वतें तुम्हारे आरफा के गिर्द अपनी कुव्वतों का घेरा तंग कर रही हैं और हो सकता है कि वो उसका जहनी तबादन खराब करने में कामयाब हो जाएं, और ये भी मुमकिन है कि उसे तुम्हारे वजूद से हमेशा के लिए जुदा कर दें। नहीं, मैं जज्बाती होकर हज़यानी अंदाज में बोला। वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे जहन को कोई शदीद झटका पहुँचे। क्या तुम आरफा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? मैंने बेचैनी से सवाल किया। हालात पर मुनहसर है, उसने मबहम अंदाज में जवाब दिया। लेकिन तुम कौन हो और तुमने अभी तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत है? आहिस्ता आहिस्ता तमाम गिरें खुलती चली जाएंगी। वक़्त का इंतज़ार करो। और उसी वक़्त फ़ोन की घंटी बजी और मेरे ख्यालात का शिराज़ा मुंतशिर हो गया।
और मुझे ऐसे ही लगा था जैसे मैं किसी गहरी नींद से अचानक जाग उठा हूँ। बहरहाल मैंने रिसीवर उठा लिया। शहबाज स्पीकिंग। मैं मारूख बोल रही हूँ। दूसरी जानब से मारूख की आवाज़ उभरी। तुमने अभी तक मेरे पास आने की ज़रूरत महसूस नहीं की, हालात ने मजबूर कर रखा है, मैंने तेजी से कहा। पुलिस और डॉक्टर अभी तक किसी को तुमसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे। सुलेमान शाह के लिए मैंने ख़ास तौर पर यही हदायत जारी की थी कि उसे मुझसे दूर रखा जाए, लेकिन तुम्हारी बात और है। सुलेमान शाह से तुम्हारी इतनी नफरत की वजह पूछ सकता हूँ, और मुझे यकीन है कि मुझे मरवाने में उसका हाथ शामिल है, लेकिन वो तो अपनी ज़मीनों पर गया हुआ था। तुम अभी इन सियासी हथकंडों को नहीं समझ सकोगे, मारूख ने संजीदगी से कहा। मुझे शुबा था कि सुलेमान शाह हमारी तस्वीरें देख लेने के बाद चुपका नहीं बैठेगा और ज़मीन पर जाने का महज एक बहाना था। जाने से पहले वो अपनी नापाक साजिश का जाल बुन कर गया। तुम इतने यकीन से किस तरह कह सकती हो? कुछ मोहरे बिसात से हटा दिए गए, वो मैंने खेत लहजे में बोली। शायद मुझे देर हो गई और सुलेमान शाह ने ज़मीनों से वापस आते ही उन्हें या तो ख़त्म करा दिया या फिर मुल्क से बाहर फरार करा दिया, लेकिन शायद वो मारूख से पूरी तरह वाकिफ नहीं। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? मैंने अनजान बनकर कहा। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या तुमने मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी को देखा था? नहीं, लेकिन बड़ी जानदार और हसीन शाह है। मारूख ने अपना अंदाज इख्तियार किया। जब मैंने उसका इंतखाब किया था उसी वक़्त से सुलेमान शाह की राल उस पर टपकनी शुरू हो गई थी, और मेरी शराब के स्टॉक की 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास रहती है और दूसरी उसी हराफा के पास। मैं बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि सुलेमान शाह ने उसे भारी रकम चुका कर खरीद लिया होगा। उसकी गुमशुदगी ही मेरे शक को तकवीत देने के लिए बहुत काफ़ी है। मगर तुमने पुलिस को ऐसा कोई बयान क्यों नहीं दिया? मैंने ताज्जुब का इज़हार किया। मैं चाहती हूँ कि सुलेमान शाह को उसी जाल में फांस कर मारूं जो उसने मेरे लिए बुना। और मारूख ने बेहद संजीदगी से कहा, सेक्रेटरी को मेरे आदमियों के हाथ आ लेने दो, फिर मैं सुलेमान शाह को बताऊंगी कि उसने मुझसे बेवफाई करके अपनी मौत ही को दावत दी। तुम्हें इस बात का इल्म किस तरह हुआ कि सुलेमान शाह ने तुम्हारी सेक्रेटरी को अंडरग्राउंड कर दिया? मेरा नाम मारूख है, जाने मन, वो बहकते हुए बोली। अस्पताल के बंद कमरे में होने के बावजूद बाहर के तमाम हालात से बाखबर हूँ। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारा मेरे करीब आना मुनासिब नहीं, और मैं नहीं चाहती कि सुलेमान शाह के हरामी के पिल्ले तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएं। कुछ दिनों और इंतज़ार कर लो, उसके बाद मैं सुलेमान शाह को गोया तो ख़त्म करा दूंगी या पालतू कुत्तों की तरह अपने कदमों पर लौटने पर मजबूर कर दूंगी। और ये भी हो सकता है कि खुद मैं उस जंग में काम आ जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बेचैन रूह भी हमेशा तुम्हारे आसपास भड़कती रहेगी। बहुत खूब, मैंने पहली बार शौकी से जवाब दिया। गोया तुम मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। सच बताना, वो एक सर्द आह का बहाकर बोली। क्या तुमने अभी अपनी मारूख की ज़िंदगी की दुआ मांगी थी? कुछ मेरे लिए ये भी बहुत कुछ है। और वह बहकते हुए बोली, और फिर यकलख संजीदा हो गई। मैं तुम्हें फिर किसी वक्त फ़ोन करूंगी, कोई अंदर आने की खातर दस्तक दे रहा है। और मैंने रसीवर रख दिया। मुझे मारूख की गुफ्तगू पर कोई तअज्जुब का या हैरत नहीं हुई। सुलेमान शाह जोड़ तोड़ करने का माहिर था, लेकिन उसकी साख को बनाने में बकौल नदीम के मारूख की ज़ात को ज़्यादा अहमियत हासिल थी। उनके दरमियान मोहब्बत से कसे ज़्यादा कारोबारी रिश्ता कायम था, जो हया और शर्म से बालातर था, और दोनों एक दूसरे के निजी मामला से पर्दा पोशी करने के मुआहदे पर अमल पैरा थे। लेकिन सुलेमान शाह मेरा दुश्मन बन गया। शायद वो मुखर्रब अखलाक तस्वीरें उससे हजम नहीं हो सकी थीं। उसने बड़ी चालाकी और आयारी से मारूख के दरमियान से हटाने की चाल चली थी, लेकिन मारूख बर वक़्त तभी अमदाद के सबब जिंदा थी, और अब वो सुलेमान शाह से इंतकाम लेने के मंसूबों को तश्कील दे रही थी। शाम को मैं घर जाने के लिए दफ्तर से निकला तो साजिद पार्किंग लॉट में मेरा मुंतज़िर था। हुस्ना के बता देने के बाद मेरा वो तजस्सुस भी दूर हो गया जो अब तक कायम था। मैं उसे दानिश की हैसियत से पहचान चुका था, और मुझे खुशी थी कि दानिश जैसा जानसार फिर मेरे साथ हो गया था। और जब दुश्मनों ने कालका की एमा पर मेरे घर को आग लगाई, उस वक़्त दानिश ही ने खान जाबर का पीछा करके मेरे दुश्मनों को घेरने की कोशिश की, लेकिन खुद हालात का शिकार होकर रह गया। और इस वक्त भी साजिद ने बड़ी मुस्तैदी से लपक कर कार का पिछला दरवाज़ा खोला, और फिर मेरे बैठने के बाद उसने ड्राइवर की सीट संभाल ली
और मैं उससे बहुत सारी बातें दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन हुस्ना की हदायत के पेश नज़र मैंने ऐसा नहीं किया। वैसे दानिश के अचानक सामने आ जाने से माजी की बहुत सारी बातें ताज़ा हो गईं। जो जख्म मंदबल हो रहे थे वो फिर से ताज़ा होने लगे और मैंने बैकव्यू मिरर में दानिश को देखा, लेकिन वो मुझसे कतई बेखबर ड्राइविंग करने में मसरूफ था। और फिर अचानक घर के करीब पहुंचने पर एक आखिरी मोड़ काटते हुए अगर दानिश ने संजीदगी के साथ अपनी महारत का सबूत ना दिया होता तो हमारी गाड़ी उस ट्रक से टकराकर उलट जाती जो अचानक सामने आ गया। और वो कोई लोडिंग ट्रक था जिसके ऊपर एक मकामी इदारे का नाम जूली हरूफ में दर्ज था। उस नाम को पढ़ते ही मेरा माथा ठनका। वो जिस इदारे का ट्रक था उसमें भी बोशन 50% से ज़्यादा का शेयर होल्डर था और दानिश ने मामले की नौयत समझने में शायद किसी गलती का सबूत नहीं दिया और गाड़ी रोकते ही बड़ी फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर कलाबाजी खाता हुआ इस तरह कार की दूसरी जानब चला गया कि अब वो ट्रक गाड़ी की दूसरी जानब हो गया था और जिसकी बदौलत उसमें बैठे हुए अफराद दानिश की नकलो हरकत पर नज़र नहीं रख सकते थे। और वो शायद बोशन के आदमी थे जिन्होंने मुझे रास्ते में घेरने की कोशिश की। और सड़क पर इस वक्त इक्का दुक्का ट्रैफिक नहीं थी। उन्होंने यकीनन इसी बात को पेश नज़र रखते हुए उसी मोड़ का इंतखाब किया था और मैंने बड़ी फुर्ती से बगली हॉलिस्टर से अपना ऑटोमेटिक निकाल लिया और मेरा ख्याल था कि गाड़ी रुकते ही ट्रक में छुपे हुए उजड़ती कातिल मुझ पर टूट पड़ेंगे और ट्रक में बैठे बैठे भी वो खुद कार राइफल से मेरा किस्सा तमाम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और खिलाफी तवक्का ट्रक से ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ उधेड़ उम्र का शख्स उतर कर तेजी से मेरे करीब आ गया और मेरी गिरफ्त ऑटोमेटिक के दस्ते पर मजबूर हो गई। लेकिन उधेड़ उम्र के शख्स ने मेरे करीब आकर बड़े महज़ब लहजे में कहा, मुआफ़ कीजिएगा जनाब, मेरा ट्रक इस जगह पहुंचकर अचानक बंद हो गया। शायद इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई है और मैं नीचे उतरकर किसी मुमकिन हादसे के पेश नज़र इस मोड़ की तरफ से आने वाली गाड़ियों को रोकने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन इससे पहले ही आपकी गाड़ी आ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको मेरी वजह से जहमत उठाना पड़ी, लेकिन आपका ड्राइवर उधेड़ उम्र शख्स ने खाली ड्राइवर की सीट की तरफ गौर से देखा और फिर हैरत से बोला, आपका ड्राइवर कहाँ चला गया? क्या खुदा न ख्वास्ता? नहीं, मैंने उसे बगौर घूरते हुए कहा, वो हर वक्त आंखें खुली रखने का आदी है। शायद उसने कोई खतरा महसूस करते ही गाड़ी रोककर छलांग लगा दी। लेकिन क्यों? उसे किस किस्म का खतरा था? ट्रक में तुम्हारे अलावा कौन है? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए दराफत किया। कोई भी नहीं। बूढ़ा जो बेज़ाहिर शरीफ ही नज़र आया होंठ काटते हुए बोला, अगर मेरे साथ कोई और होता तो मैं इंजन खराब होते ही ट्रक को कम अज़ कम इस ब्लाइंड ट्रंक से फ़ौरन हटा देता। और ट्रक में किस किस्म का सामान लोड है? मैंने उसे टटोलने की खातिर दराफत किया और उसी वक्त दानिश भी सामने आ गया। उसने उधेड़ उम्र वाले शख्स को तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें इसके मोड़ के सिवा कोई और जगह नज़र नहीं आई? बस इत्तेफाक की बात है जनाब, वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दानिश ने नफरत और गुस्से का इज़हार किया और फिर दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सामने ट्रक के होने के बावजूद इतनी जगह थी कि गाड़ी को एहतियात से निकाला जा सकता और दानिश ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। लेकिन उसी वक्त उधेड़ उम्र वाले शख्स ने मुस्कुराकर कहा, गाड़ी स्टार्ट करने का इरादा तर्क कर दो मेरे दोस्त, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों? कि आगे सड़क खुद ही पड़ी है। कभी कभार नई नई सड़कों पर भी मौत और ज़िंदगी का संगम हो जाता है। क्या मतलब? मैंने तेज़ी से ऑटोमेटिक निकाल कर उसे उधेड़ माले उम्र वाले की तरफ तान कर सर्द लहजे में कहा, मुझे मालूम था कि तुमने गाड़ी से छलांग क्यों लगाई। वो मेरी बात को नज़रअंदाज करके दानिश से बोला, और मेरा ख्याल है कि तुम इस बात का इत्मीनान कर लेने के बाद ही सामने आए हो कि ट्रक में मेरे अलावा और कोई नहीं है। क्या कहना चाहते हो? मैंने उसे दोबारा ललकारा। वो मेरी जिद में था। लिबलबी पर मेरा एक मामूली सा दबाव भी उसे जहन्नम रसीद कर सकता था। लेकिन वो बेहद बेपरवाह नज़र आया और मेरे सवाल पर उसने मुस्कुराकर कहा, सही रफ्ता रफ्ता बहुत तरक्की कर गई है। अब हर काम साइंटिफिक असूल पर किया जाता है। वेस्टर्न फिल्मों का दौर ज़रूर ख़त्म हो गया है, लेकिन जुराइम की दुनिया का ग्राफ वक़्त के साथ साथ तो अब भी बढ़ता जा रहा है। तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम दोनों के सारे जिस्म के खून के फवारे ऊपर पड़ेंगे और मेरे साथी जो पोजीशन के लिए तुम्हारी घात में बैठे थे वो मुझे गिरता देखकर उठ खड़े होंगे। और अगर तुमने खून की होली खेलना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी।
बगैर खून खराबे के सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। खामोशी से गाड़ी से उतर कर निहायत शराफत के साथ ट्रक के पिछले हिस्से में बैठ जाओ, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें अपने ये आलसी खिलौने मेरे हवाले करने पड़ेंगे। दगाबाजी का ये कारोबार कब से कर रहे हो? दानिश ने सपाट लहजे में दरियाफ्त किया। उस वक़्त से जब तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे, उसने हकारत से जवाब दिया। क्या तुम्हें यही हुक्म दिया गया है कि मदाखलत की सूरत में हमें ठिकाने लगा दो? मैंने सर्द लहजे में दरियाफ्त किया, लेकिन मेरी छठी हिस्स गवाही दे रही थी कि उधेड़ उम्र के शख्स ने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं होगा। ट्रक पर उस फिल्म का नाम ही उस बात की दलालत कर रहा था कि उसका तल्लक बोशन से भी था, और ऐसी सूरत में बोशन के शिकारी कुत्तों का हमारी गात लगाए खुफिया मकामात पर मौजूद होना कोई तअज्जुब की बात नहीं थी। फर्स्ट चॉइस है ये, तुम मौत पर जिंदगी को तरजीह देकर हमारे साथ चलो, और दूसरी सूरत में तुम्हारी मौत पर भी हमसे कोई जवाब तलबी नहीं होगी। बोशन के आदमी हो, मैंने सर्द लहजे में दरियाफ्त किया। ऑटोमेटिक का रुख अभी तक मैंने उधेड़ उम्र वाले शख्स के सीने की तरफ किया हुआ था। इस दौर में आदमी आदमी की पहचान भी एक मुश्किल मसला है। उसने अपने गलीज दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, और फिर हमें पुचकारते हुए बोला, लाओ ये खिलौने हमारे हवाले कर दो। और मैंने दानिश को बहुत हैरत और तअज्जुब से देखा, जो अपना रिवाल्वर बड़ी खामोशी से उधेड़ उम्र वाले के हवाले कर चुका था। शायद उसने फौरी तौर पर बचाव का यही रास्ता मुनासिब समझा। तुम्हारा क्या फैसला है? दानिश का रिवाल्वर जेब में डालने के बाद वो मुझसे मुखातब हुआ। इसकी बात मान लो भोलेनाथ। कालका की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। हमाकत करोगे तो जीवन गवा बैठोगे। कालका, मेरे ज़हन में कालका का मनहूस तस्वर उभरा तो मैंने भी खामोशी से अपना ऑटोमेटिक को उधेड़ उम्र वाले के हवाले कर दिया। संदरी अंगूठी के गायब होने के बाद कालका के पुरअसरार कुव्वत से मुकाबला करना मेरे लिए कोई दानिशमंदा अक़दाम नहीं था, और लेडी मकलानस ने भी यही कहा था। अब अच्छे बच्चों की तरह गाड़ी से नीचे उतरो और ट्रक के पिछले हिस्से में बैठ जाओ। तुम्हें थोड़ी सी जहमत ज़रूर होगी, इसलिए कि लोडिंग ट्रक में सिर्फ बार बरादरी का सामान रखने की गुंजाइश होती है। रहा अगली सीट पर गुंजाइश होने का मसला, तो मैं ये रिस्क मोल नहीं ले सकता। मेरी वजह तुम होती तो शायद तुम भी अपने दो दुश्मनों को अपने साथ बिठाने की हमाकत कभी ना करते। और गाड़ी से उतरने में दानिश ने पहल की। उसके बाद मुझे भी उसकी पैरवी करनी पड़ी। फिलहाल अक्लमंदी का तकादा भी यही था। वैसे मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मास्टर की और उसके साथी इस वक्त भी कहीं करीब ही मौजूद होंगे, और नदीम ने मुझसे यही कहा था कि हालात के पेश नज़र उसने मास्टर की और उसकी टीम को मेरी निगरानी पर मामूर कर दिया है। और मास्टर की, जो अपने जिस्म के हर हिस्से पर एक खुफिया आंख रखता था, और मैं उसके कुछ हैरत अंगेज कारनामे अपनी आंखों से देख चुका था। ट्रक हमारे अंदर बैठते ही चल पड़ा और उसकी रफ्तार बतदरीज तेज हो रही थी। दानिश किसी गहरी सोच में मुस्तगरक था। क्या हमने अपने असला दुश्मनों के हवाले करके हमाकत नहीं की? मैंने थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद दानिश से पूछा, और मेरा ख्याल है कि जिंदगी असला से ज्यादा कीमती शय होती है। क्या मतलब? मैंने साजिद दिया दानिश को हैरत से घूरा। मौत बरहक है बात, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। जो वक़्त, जो तरीकाकार लोहे महफूज पर रकम कर दिया गया है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता, और मेरा ख्याल है कि तुमको अब इन बातों से क्या फ़ायदा? उसने मुझे टोकते हुए कहा। मुकद्दर का लिखा हमेशा होकर रहता है। तुम्हारे ख्याल में ये कौन लोग होंगे जिन्होंने हमें अगवा करने की कोशिश की? मैंने दानिश को टटोलने की कोशिश की। जो भी हों, लेकिन हमारे दोस्त नहीं होंगे, वरना हमारे साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करते। और मैंने दानिश को मजीद छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। मुझे मालूम था कि हमारे अगवा में किसका हाथ था। बोशन का, और कालका उसकी मदद कर रही थी। उसकी आवाज़ इस वक्त भी मेरे कानों में सदाए बाज गश्त बनकर गूंज रही थी। बोशन पुलिस की हिरासत में था, और सराज के बयान के मुताबिक वो पूरे सबूत के साथ गिरफ्तार किया गया। और ऐसी सूरत में अगर कालका हमें अपनी पुरअसरार कुव्वतों का निशाना बना देती तो बोशन पर कोई हर्फ नहीं आ सकता था। शायद इसलिए कि कालका ने अपनी तागूती कुव्वतों के जरिए बोशन के उजरती कातलों और बदमाशों को हमें अगवा करने पर मजबूर किए दिया। अगर मैंने उसकी आवाज़ ना सुनी होती तो शायद खुद को बचाने की खातर रिस्क लेने से दरेग ना करता। लेकिन कालका ने यही कहा था कि मैं दुश्मनों का कहा मान लूँ, वरना मारा जाऊंगा। और मेरे ज़हन में मुतअद्दिद ख्यालात गूंज रहे थे, और सबसे ज़्यादा हैरत मुझे दानिश की शख्सियत पर थी।
اور حسنہ کے بیان کے مطابق وہ دانش ہی تھا۔ اس نے حالات کے پیش نظر اپنی جبہ اور نام تبدیل کر لیا، لیکن کیا کالکا کی ناپاک اور کالی قوتیں بھی اس کی اصلیت کا راز نہیں معلوم کر سکی تھیں؟ یقیناً ایسا ہی تھا، ورنہ حسنہ مجھے اس بات کی تاکید کبھی نہ کرتی کہ میں ساجد کو دانش کے نام سے مخاطب کروں۔